अपने आप को मतलब आई एम फीलिंग लकी कि आपने मुझे आज बुलाया, क्योंकि आज इसी सब चीजों को लेके प्रोफेसर शिवानी नाग जो है वो अपना टॉक देंगी। प्रोफेसर शिवानी नाग की कुछ पेपर्स मैंने भी अपने एमफिल की जब मैं रिसर्च कर रहा था कोर्ट की, उन्होंने उड़ीसा को लेके जो वहाँ पे एमएलई प्रोग्राम था उसके अराउंड कुछ पेपर लिखे थे जिसको मैंने किया। उसको तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, उनका थोड़ा बायो आपको दे दूं। तो प्रोफेसर जो शिवानी नाग हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ ही साथ वो एजुकेशन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। उनका मेन कंसर्न जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर है, और उनके और सोशल जस्टिस के एंगल से वो इसको देखती है कि कैसे डिफरेंट वर्ग और डिफरेंट सेक्शंस की नॉलेज को एक लेजिटिमेसी मिले, उसके अराउंड उनका काम है। और वो कल्चरल साइकोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरी एंड फेमिनिस्ट पेडागोजी से इन्फॉर्म करके अपनी रिसर्च करती हैं। तो वो अब जो है इसको आगे बोलेगी। आज की डिस्कसेंट हमारी जो है वो डॉक्टर अनामिका है, जो डिप्यूटी एडवाइजर हैं यूनिट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है टीचर एजुकेशन में। उन्होंने ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ाए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद वो एडिटोरियल बोर्ड्स में रही है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन रिव्यू के, और उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के अराउंड, और जो इंटरनेशनल जर्नल्स में आए हैं। तो ये हमारी डिस्कशन है। आज का जो सत्र होगा उसमें हमारे पास अराउंड 30 मिनट्स हैं। शिवानी अपनी बात रखेंगी और उसके बाद 10-15 मिनट्स में जो है हमारे जो डिस्कशन है उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आप सभी लोग ग्रो करता है, और वो ग्रो करता है सवालों से, रिसर्च से। तो एक्सेस नॉलेज के इस एडवांसमेंट में भी होना बहुत जरूरी है, राइट? तो जब हम नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन, नॉलेज में सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, then we have to remember that we are including both these aspects of it, that everybody has equal access to be able to learn, and everybody has equal access to be able to contribute to knowledge production, to ensure that our theories, our social theories, are informed by concerns and contexts and issues of everyone, right? तो अगर ये हम मान के चले कि ये राइट सबको होने चाहिए, तो फिर लैंग्वेज का मुद्दा हमारे लिए किस तरीके से उभर के आता है? लैंग्वेज के मुद्दे को मैं दो पार्ट्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। एक तो लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज और कल्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यू नो, व्हाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सच एन इम्पोर्टेंट डिबेट, राइट? और फिर हायर एजुकेशन में इसके ये किस तरीके से उभरता है। तो जैसे कि अभी भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें मैंने देखा है कि मदर टंग पे एक एम्फेसिस है, और बहुत लोगों ने कंसर्न्स अपने एक्सप्रेस किए हैं इस चीज को लेके कि यू नो मदर टंग को एम्फसाइज करने से यू नो ज्यादा डिस्पैरिटी बढ़ेगा, इनिक्विटी बढ़ेगा, कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं वो तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजेंगे, विदेश भेज देंगे। तो इस तरीके से जो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन है, जो ऑलरेडी एक तबका है जो पिछड़ा हुआ है, मार्जिनलाइज्ड है, एक्सक्लूडेड है, उसको और एक्सक्लूड करने का एक आइडिया है, एक फॉर्मुलेशन है। तो जहां तक एनईपी की बात है, the emphasis on mother tongue education is good. My differences with NEP over language are somewhere else. My reservations with NEP and my critique of NEP is that, you know, it raises a significant question of mother tongue education and then creates enough loopholes for states to be able to avoid it. So it uses phrases like wherever possible, till whatever extent possible, जो हमने RTE के time पे भी देखा. So whenever you have policies that are worded in a way that, you know, wherever possible, if feasible, if practical, these later become very legitimized justifications to evade responsibility. And my concern with knowledge education, the education policy document over languages is कि एक तरफ तो वो multilinguality और pluralism की बात करता है, लेकिन pluralism का perspective जो है वो language hierarchy को challenge करना चाहिए,
लेकिन जो पर्सपेक्टिव हम NEP में देखते हैं, जहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस का वैलिडाइजेशन है, ग्लोरिफिकेशन है कि ये सबसे साइंटिफिक है, ये सबसे ब्यूटीफुल है, इतना लिटरेचर ग्रीक और लैटिन में नहीं है जितना इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेजेस में है, तो ये वाला जो एक पूरा पर्सपेक्टिव है, राइट, ये दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बारे में जो मिथ्स हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो फॉल्स एजम्पशंस हैं, जो लैंग्वेज में हायरार्कीज हैं, राइट, उनको बहुत जस्टिफाई करता है, उनको प्रमोट करता है. द मोमेंट वी गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और अ डिबेट that some languages have a better grammar, that some languages are more scientific, right? That's a very Macaulay kind of an argument. So on one लेवल यू आर ट्राइंग टू से कि सब मदर टंग में पढ़ें, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ लैंग्वेजेस बेहतर है और कुछ लैंग्वेजेस बेहतर नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला एक स्टेटमेंट है, राइट? तो फिर ऑब्वियसली सब कहेंगे कि हम सब उस भाषा में क्यों ना पढ़ें जो ज्यादा साइंटिफिक है, जो ज्यादा ये है, राइट? तो दैट अपार्ट, मतलब वो मेरा एक जो रिजर्वेशन है, क्रिटिक है, प्रॉब्लम है NEP के लैंग्वेज पार्ट से, वो है. लेकिन ज्यादा तक जो क्रिटिक लोगों का मैंने पढ़ा है, दैट हैज कम कि व्हाई मदर टंग एजुकेशन एंड विल इट लीड टू फर्दर इनइक्विटी इन एजुकेशन. यहाँ पे लैंग्वेज और थॉट के रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम नॉलेज में, जब हम क्लासरूम स्पेस में, और अगर हम स्कूल से शुरू करें, अगर हम लैंग्वेज का सवाल उठाते हैं, तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, राइट? हम लोग भाषा में सोचते हैं. इफ आई वर टू आस्क एवरीवन, you know, to think for a moment without using language, try to have a thought without using language. How many of you are able to have a thought without language? You know, it's quite possible that you may think of an image, you may recollect a very short memory, say of a smell, of a tune, right? ये कुछ sensations हैं, कुछ sensory stimuli हैं जिनको शायद आप अपने memory से recall कर पाएंगे. लेकिन अगर इनको और प्रोसेस करना है, सपोज मेरे दिमाग में आई एम ट्राइंग टू थिंक विदाउट लैंग्वेज, सो आई थिंक ऑफ एन इमेज ऑफ फूड, right? But it will not stay there. Immediately I will try to think what else do I like, how was it made, right? आप बिना लैंग्वेज के आपका थॉट बहुत लिमिटेड हो सकता है. आप कुछ इमेजेस, कुछ स्टिमुलाई के बियॉन्ड नहीं सोच पाएंगे. यू नीड लैंग्वेज टू स्पीक टू योरसेल्फ, यू नीड लैंग्वेज टू थिंक, राइट? और अगर हम एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज की बात करें, तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कैसे हुई है? जब रिसर्च में सवाल पूछे गए हैं, यू नो, अगर ये नहीं होता तो क्या होता वाले सवाल पूछे गए हैं, अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे क्यों होता है वाले सवाल पूछे गए हैं. तो यू कैन नॉट आस्क अ क्वेश्चन विदाउट लैंग्वेज, राइट? एंड दिस इज व्हाट आल्सो सेपरेट्स ह्यूमन स्पीशीज फ्रॉम अदर स्पीशीज. यू नो, कॉग्निशन सब में है, मेमोरी हर स्पीशी में है. व्हाट मेक्स ह्यूमन स्पीशी closer to building knowledge is the fact that we can ask questions, we can think about our thinking, right? तो सेब पेड़ से गिरता है, सिर्फ ह्यूमन स्पीशी ने नहीं देखा. जो भी स्पीशी पेड़ों के इर्द गिर्द रहती है, उसने फलों को, पेड़ों से चीजें गिरते हुए देखी ही होंगी. But to come to theory of gravity, you needed a species that could ask the question, if the apple does not fall down, then where will it be? Or why does the apple fall down, right? So you need language to be able to think. Now, the fact that we need language to be able to think, that means एक तो ये है कि language सिर्फ medium of communication नहीं है. अगर लैंग्वेज थॉट से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि लर्निंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अब अगर हम लर्निंग पे आते हैं, तो जो भी यू नो बहुत सारे जो हमारे प्रोग्रेसिव और थोड़े बेहतर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं एजुकेशन के, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था,
वो साफ साफ कहता है कि जब आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हो, द बेस्ट वे टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स इज टू लिंक देम टू द प्रायर नॉलेज, राइट? तो अगर मैं आपको काउंटिंग सिखाना चाह रही हूँ, या मैं आपको और भी कोई कॉन्सेप्ट फैमिली के बारे में, बॉडी के बारे में सिखाना चाह रही हूँ, it is useful to link it with experiences, to link it with what is, you know, experience of the child that is happening in the everyday context in the real world. And that is how, you know, आप बच्चा ताकि सवाल पूछ सके, एग्जाम्पल सोच सके, तभी आप कॉन्सेप्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाएंगे. Now, when a child enters the school for the first time at the age of 4 or at the age of 6, the child is not a blank slate. वो rich experiences के साथ उस classroom space में घुस रहा है, और वो भाषा के साथ classroom space में घुस रहा है. Right? The child is entering the classroom space even in the very first grade, with some experiences, with some form of, with some everyday concepts, and with a language. Now what happens is, अगर क्लास में हम उसको academic discourse की तरफ लाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, the most successful, the most useful way would be to link the concepts with the child's everyday world. Right? Now you can't try to do that if you're not using the child's language. एक 6 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा क्लास में एग्जाम्पल्स के बारे में तभी सोच पाएगा, अपने एवरीडे कॉन्टेक्स्ट को उस कॉन्सेप्ट से तभी जोड़ पाएगा अगर वो उसकी भाषा में हो रहे हैं. अगर वो उसकी भाषा में नहीं हो रहे हैं, then how is he supposed to, you know, link that to what is happening, in child's everyday context, right? So imagine, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको आज से जापानीज सिखाऊंगी, और आज से आपको मैथ्स भी जापानीज में सिखाऊंगी, और आपको अपनी क्लास में अगर कुछ डाउट पूछना है मैथ्स को रिलेटेड, तो आपको वो जापानीज में ही पूछना पड़ेगा, राइट? ऐसे में आप एक ऐसी लैंग्वेज में सीखने के लिए बच्चे को फोर्स कर रहे हैं जिसमें वो अभी तक सोच भी नहीं सकता है, जिसमें वो सवाल नहीं पूछ सकता है, जिसमें वो एग्जाम्पल्स के बारे में नहीं सोच सकता है, right? So whenever we impose a non-mother tongue or non-home language of the child in early years for learning, we shift the focus of the child from concept building to learning the language. तो फिर सारा ध्यान सिर्फ लैंग्वेज सीखने में ही चला जाता है, क्योंकि बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती है, उसमें वो सवाल नहीं पूछ सकता है, उसमें मैं बच्चे को ये नहीं बोल सकती हूँ कि अच्छा आपने ये जवाब दिया, आप इस आंसर तक कैसे पहुंचे, right? Because the child I can't do it in a language, I can't think in a language which I've never been exposed to before, right? So the moment we deny the child the space to learn in the language in which the child is living their everyday reality, is experiencing the everyday world, has begun to think in, we are denying the child to engage with proper opportunities of concept building. और जब हम ये नहीं करते हैं, तो फिर हम बच्चों को पुश कर रहे हैं रोट मेमोराइजेशन की तरफ, राइट? तो अगर मुझे कोई, जैसे हम सबके स्कूल के, अगर हम थर्ड लैंग्वेज को सीखने के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज रहा हो, चाहे वो इंडियन लैंग्वेजेस रहा हो, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा तक हम और स्टेट्स की भाषाएं नहीं सीखते हैं, हम संस्कृत सीखते हैं. तो उसमें हम क्या सीखे हैं? हम कुछ ग्रामर रट लेते थे, कुछ आंसर्स रट लेते थे, उससे पास भी हो जाते थे, लेकिन उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाए, राइट? Though we've all learned these languages for 3 to 4 years in school, many of us don't remember the third languages well, right? So the moment you don't bring a child's mother tongue to classroom, you're forcing, you're kind of imposing a pedagogy that already pushes for a rote memorized kind of a learning, right? और जब मैं मदर टंग बेस्ड एजुकेशन की बात कर रही हूँ, इसमें ये बिल्कुल कहना नहीं है कि और लैंग्वेजेस जरूरी नहीं है, right?
लेकिन आपका होम लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस को स्कैफोल्ड करने का लैंग्वेज भी बन सकता है. अगर मैं आपको एक नया लैंग्वेज आपके होम लैंग्वेज पे के हेल्प से सिखाने की कोशिश करूं, राइट, मैं ये it will be easier for me to even teach the second language because I have reference points, I have scaffolding opportunities. So I can say कि जिसे आप आम कहते हैं उसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं. The child will connect better when you use child's own language to teach other languages also. So when we talk about a mother tongue based education or a home language based education, मैं home language का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंडिया जैसे एक मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में जरूर एकदम पॉसिबल है कि बच्चा घर में एक से ज्यादा मदर टंग बोलता हो, या जो लैंग्वेज घर में बोली जाती है वो सिर्फ उसके स्टेट का language nahi hai. There are multiple possibilities that exist. So teaching in that home language does not mean that other languages will not be taught. In fact, there is a lot of research that shows that other languages are learned better when there is a stronger foundation in the mother tongue. There is ample research to show that. Now, many people may have this question कि अगर ऐसे होता तो इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या लो फी जिनमें मदर टंग बेस्ड टीचिंग होती है, मतलब हिंदी मीडियम है, अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो उन स्टेट्स की भाषाओं मतलब रीजनल मीडियम में है, तो ऐसे स्कूल के बच्चे जो हैं वो अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं. और इसका जवाब इस चीज में नहीं है कि इंग्लिश उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं रहा था इसलिए वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. अगर आप बहुत सारे स्टडीज देखें, एक शालिनी अडवाणी का किताब है स्कूलिंग द नेशनल इमेजिनेशन, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स और लो फी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में काफी रिसर्च किया है और कुछ क्लासरूम्स के उदाहरण भी दिए हैं. हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है लैंग्वेज पेडागोजी में. we think anybody can teach language, and to teach language one just has to know language. They don't have to know language pedagogy to teach anything, right? Especially when it comes to early years and it comes to children. We just don't need the content, we also have to know how to teach that content. What is the apt pedagogy for it? What are the best principles for it, right? तो जैसे लैंग्वेज पेडागोजी में हम अक्सर देखते हैं कि जो स्कूल्स में लैंग्वेज सिखाने का तरीका है वो हमारे नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग इंस्टिंक्ट से बहुत अलग है. बच्चा जब भाषा सीखता है और जब पहली बार स्कूल में जाता है तो वो बोल सकता है, राइट? एक 6 साल का बच्चा अच्छा बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकता है, सवाल पूछना शुरू कर देता है और ठीक ठाक बोल लेता है, राइट? लेकिन अगर हम उसका लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस देखें जो घर में हुआ है, तो हम पेरेंट्स ने उसको पहले अल्फाबेट्स और फिर उसके साउंड्स और फिर ग्रामर सिखाना शुरू नहीं किया था. The children picked up language by hearing language, by trying to converse, and in that they also figured out the grammatical rules intuitively. But the way we start teaching languages in school is so divorced from the real world in which we learn languages, where we don't start with, first the alphabet, then the word, then the sentences, then the meaning. We usually start engaging with meaning first, right? तो हमको पानी शब्द सीखने से पहले हम मम सीखें या कोई जेस्चर सीखें, हमको मीनिंग पता है उसका कि ये पानी है. So there is a problem with language pedagogy, जिसकी वजह से हम लोग अब सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज स्कूल्स में उस तरीके से या उस प्रोफिशिएंसी से नहीं सीख पाते हैं जितना कि हमको उन लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए. तो मदर टंग मीडियम स्कूल्स के बच्चे अगर इंग्लिश में डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो ये समझने की जरूरत है, इट इज नॉट बिकॉज इंग्लिश वाज नॉट देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और दैट इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड लेट.
it is largely because we don't understand the pedagogy of teaching another language. पहला लैंग्वेज क्योंकि बच्चा लेके आया था, उसको सिखाना हमारे लिए आसान रहता है, लेकिन जो लैंग्वेज बच्चा नहीं लेके आया था उसको सिखाने की जो हमारी पद्धति है वो हमारे नेचुरल सेटिंग्स में लैंग्वेज लर्निंग से बहुत अलग है. आप बहुत सारे क्लासेस में देखेंगे तो इंग्लिश सीखने में और ईवीएस सीखने में कुछ खास फर्क नहीं है. Our approach is so text centered, right? So what are our English classes? Either you memorize grammar, we don't explain the science or the logic behind singular plural. We expect students to memorize it. ये singular है, ये plural है, right? चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हम उसका लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करते हैं. Whereas children have an inbuilt sense to be able to intuitively, guess grammar. For example, Chomsky का एक बहुत useful उदाहरण है कि बच्चा कभी शब्द माउसेस नहीं सुनता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे माउसेस बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर हाउस का हाउसेस सुने हैं, राइट? सो दे विल फिगर आउट कि जो वर्ड सिमिलर लगता है उसका प्लूरल भी वैसा ही होगा. A lot of women people will say अगर man's and women's, शुरू में ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हम बहुत लोगों में देखते हैं कि man's and women's, right? Because you started learning कि s लगाने से कोई चीज प्लूरल बन जाती है, right? So for human beings who have a capacity to kind of guess the logic behind grammar, we try to teach grammar by devoiding it of that logic and introducing rote memorization in the process. So there is something fundamentally wrong with the way we are teaching language, right? We reduce teaching language to just learning text. अगर हम literature class की बात करें, it becomes about where did he go? You see the textbook and you can know the answer. It becomes about learning the answers of questions at the back of the chapter. तो इस प्रोसेस में लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से हो रहा है? आप बच्चों के एक्सप्रेसिव एबिलिटी को कैसे एनहांस कर रहे हैं? हाउ आर यू इनेबलिंग देम टू बी एबल टू थिंक इन द लैंग्वेज? सो दैट इज नॉट हैपनिंग. मैं एक एनेक्डोट शेयर करूंगी मेरे अपने फील्ड एक्सपीरियंस से. तो एज अ रिसर्चर आई हैव traveled a lot to interiors of Jharkhand, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha mainly, और कुछ काम मेरा राजस्थान में रहा है, to see how learning was happening. तो ये जो एनेक्डोट है ये आंध्रा से है. मैं विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के पाडेरू ब्लॉक में एक स्कूल में जा रही थी, जो काफी मतलब उसका एक्सेस बहुत डिफिकल्ट था, जहाँ पे ज्यादातर कोन ट्राइब के लोग रहते हैं. और यूजुअली जब मैं स्कूल विजिट करती थी तो मेरे साथ एक ट्रांसलेटर रहते थे, who would help facilitate our interaction with teachers and students. तो एक दिन वो ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं थे, बीमार थे. तो पहले मैंने सोचा क्या मुझे आज स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं कैसे समझ पाऊंगी. उड़ीसा में स्कूल्स जाना मेरे लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड वर्क किया है और हिंदी से थोड़ा सिमिलैरिटी है, दोस्त रहे हैं, तो जाते जाते उड़िया थोड़ा मेरे को समझ में आना शुरू हो गया था. लेकिन जो बाकी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं या तेलुगु, क्योंकि इतना उसका हिंदी से सिमिलैरिटी नहीं है, वो समझने में बहुत दिक्कत आती थी. So I was in two minds whether I should even make the effort to go to the school or not. And then what happened is that I just thought कि मिडिल प्राइमरी स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल नहीं, अपर प्राइमरी स्कूल है, तो 7वीं तक उधर क्लासेस हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश टीचर भी है, तो अगर मैं जाऊँ तो कम से कम इंग्लिश टीचर मुझे ट्रांसलेशन में मदद कर देंगे. So I still went ahead with the school where I was going for the first time. They knew I would be coming and I walk in without a translator, hoping that the English teacher would be able to help me, only to realize that the English teacher could not understand the questions that I was asking. The English teacher could read the text, could make children recite the text back, but could not express himself in English.
right? So how the English class was taking place is that the teacher reads out a sentence and the children repeat it, and the children have no idea what they are repeating. You know, it's like I belong to Himachal Pradesh, but my father was in bank service, so we've traveled to different parts of the country when he had a transfer. So I've done my 10th, 11th, 12th in Tamil Nadu, right? तो जब मैं वहाँ पे गई 10th 11th 12th में मेरा मैं थर्ड लैंग्वेज वहाँ पे सिर्फ हिंदी का ऑप्शन था 10th स्टैंडर्ड में, the other was Tamil, so I couldn't have suddenly taken Tamil, so it was Hindi. 11th 12th में आपका second language होता ही नहीं है, so I really didn't have opportunity to learn Tamil in schools, but there used to be plays, there used to be annual day events and things like that, and I would want to participate, right? So what could I do? I have participated in Tamil plays without really understanding Tamil by memorizing my dialogues, right? I would memorize my dialogue and I would memorize the dialogue of the one who used to say their dialogue before me. Of course, I would try to understand the meaning of what I was saying, but you know, it wasn't like it is with Hindi. अगर हिंदी में अपना dialogue मैं भूल जाऊं तो मैं उसको rephrase कर सकती हूँ. तमिल में अगर मैं अपना डायलॉग भूल गई तो मेरा इतना प्रोफिशिएंसी उस लैंग्वेज में नहीं है कि मैं उसको रिफ्रेज कर सकूं, राइट? वी ऑल सिंग इन लैंग्वेजेस दैट वी डोंट यू नो ऑलवेज अंडरस्टैंड. हम स्कूल में बहुत सारे गाने चाइनीज, तमिल, मलयालम, बांग्ला, स्पेनिश में सीखते थे जिनके मतलब हमको ओवरऑल मीनिंग पता था, बट वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं पता था. इसी तरीके से अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कुछ और उनको बच्चे जब बोल रहे हैं ब्लू अम्ब्रेला इज द, वो ब्रेक कर करके नहीं बोल रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. डू दे नो ब्लू अम्ब्रेला, टू सेपरेट वर्ड्स एंड नॉट वन वर्ड? So if the teacher is saying the man walked with a blue umbrella, the teacher is not pausing between words. The man walked with blue umbrella. And when the children are repeating the man walked with a blue umbrella, and you ask them कि इसमें क्या है, can they break it down, you realize they don't even know whether the man walked in the umbrella is one word or one sentence or how, you know, it's like जब आप alphabets गा के सीखते हैं, अब हमको गा के alphabets नहीं सिखाए जाते हैं, you know, they try to connect it to the phonetic sound, that alphabet A connects to the sound A. पहले सिखाए जाते थे ABCD गा के, तो बहुत सारे बच्चे मैंने फील्ड में जिनको ऐसे गा के सिखाया जाता है, ऐसे देखे दिल सिंह एलोमेनो पी, एंड व्हेन यू आस्क देम कि अच्छा बिना गा के अल्फाबेट्स बोलो, दे कांट, दे डोंट नो दैट L M N O P आर सेपरेट alphabets. So what I'm trying to say is, you know, there's something really wrong with our language pedagogy. And especially in schools which lack infrastructure, we don't take language pedagogy seriously. And that is the reason why the struggle with English happens. You know, ये चीज clear हो जाए तो शायद जो हमारे reservations हैं कि मदर टंग मीडियम के स्कूल में जाने से बच्चे अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, ये चैलेंज हो पाएगा. You know, my own professors with whom I worked, Professor Ajit Mohanty, Professor Minati Panda, they're both products of government schools, you know, Odia medium schools. And they're able to speak fairly well English, you know, fairly good English. Because, you know, if you see earlier, post-independence, they still had strong government schools with, you know, teachers who really understood how to teach English. So just because they were studying in their language medium schools, their English did not suffer. Rather, their concepts, because they were engaging in their mother tongue, a language in which they can ask questions, a language in which they can think actively, the concepts became stronger. और आप बहुत सारा, you know, जो original theory में काम हुआ है, अगर आप across the world देखें, you know, हम ऐसे English को लेके वो करते हैं, most of the theories we read in social sciences were not produced in English. Right? Foucault English में नहीं लिख रहे थे, कौन इंग्लिश में लिख रहा था? So this assumption कि इंग्लिश में ही पढ़ा जा सकता है, हम मतलब ये कितना faulty assumption है, क्योंकि इंग्लिश में हम जो पढ़ रहे हैं वो translated theories हैं. Those theories were never developed in English, right? And they could be developed because the people who developed were theories were able to think in their language. You know, they were able to develop them in the language in which they were most comfortable.
and that is a reason which we really need to understand when we impose language. पेरेंट्स को लगता है, और इसमें इंफॉर्मेशन का अभाव है, ये हम जानते हैं. मैंने खुद मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के साथ काम किया है. आई हैव डन माय रिसर्च एंड आई नो जब शुरू में एमएलई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे तो कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स खुश नहीं थे. उनको लग रहा था कि हमको पिछड़ा रखने का एक जरिया है. लेकिन मैं उस फील्ड में 2009 से 2013-14 तक जाती रही हूँ. And in that span of time, I noticed, after 3 to 4 years, the same community members could see the difference between their elder child. I work largely with the Saura community in Odisha, in Gajapati district. They could see the difference of their elder child who was forced to go to Odia medium school and who dropped out क्योंकि उसको concepts ही समझ में नहीं आते थे. Who would never be able to come home and tell कि आज school में क्या हुआ. Vis-a-vis this child who actively enjoyed going to school, who could make sense of what is happening in the school, who suddenly did not drop out the first stage the exams happened, right? Who could make sense of what is happening, who became interested in education, who enjoyed learning, right? And another question that has always bothered me, I have not just done my research in Odisha, I have taught in university in Odisha for 2.5 years. And it was a university that had research and postgraduate programs along with UG, and it used to significantly bother me, that why is it that in a state that has a significant tribal population, do ST seats not get filled? And that is happening क्योंकि higher education में एक complicated level of conceptual engagement है. तो जब जो बच्चे सिर्फ रूट मेमोराइजेशन के प्रोसेस से निकल के हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपने एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाया जो उनका भाषा नहीं था, तो वो रूट मेमोराइजेशन ही करना सीखे, दे सडनली स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. They really struggle when you come to that space of education जहाँ पे सिर्फ आपको एक टेक्स्ट से नहीं पढ़ना है. Higher education में उनके challenges बढ़ जाते हैं because the way they have learned to engage with academics is there is a question and you learn the answer, right? But when you come to higher education, there is no prescribed textbook. You have to refer to n number of papers, synthesize their meanings, bring them together to make a sense. That is something that you've never enabled them to do, right? So that is what becomes challenge in higher education, not just the fact कि उनका English medium education नहीं हुआ था. Jim Cummins एक theorist हैं जिनका research अगर आप पढ़ें तो वो बहुत साफ कहते हैं कि concepts once learned in a language that you're fluent in a language that has been supported and enriched, can be transferred to another language provided you're given sufficient exposure and opportunities in the other language also. It's like I've done all my academics in English. मेरा academic thinking English में क्योंकि I was moving between states, so this was the only language which was consistent, right? लेकिन आज जब आप हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, right? ये हमारा एक assumption होता है कि हर नॉर्थ इंडियन का मदर टंग हिंदी है. मेरा हिंदी मदर टंग नहीं है. मैंने 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ना छोड़ दिया था. 10th में हिंदी लिया क्योंकि हम तमिलनाडु में गए, लेकिन 10th में वहां पे जो मैंने हिंदी सीखा वो उस लेवल का था जो मैं 6th में दिल्ली में जिस लेवल का हिंदी में पढ़ती थी, राइट? मैंने उस कक्षा 10वीं के बाद, मतलब 8वीं के बाद हिंदी में सीरियस एंगेजमेंट मैंने नहीं किया है जब तक कॉलेज में आके सब्सिडियरी सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ा. एंड वी नो हाउ सीरियसली वी एंगेज विद सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, राइट? सो बट आज मैं आप सबसे ये कॉन्सेप्ट्स मैंने हिंदी में नहीं सीखे हैं. इन कॉन्सेप्ट से मेरा एंगेजमेंट हिंदी में नहीं रहा है. जब मैं इन थ्योरीज को सीख रही थी मैं इन सब के बारे में हिंदी में नहीं पढ़ रही थी. लेकिन आज जब ये कॉन्सेप्ट्स मेरे पास स्ट्रांगली हैं तो इनके बारे में हिंदी में बात करने में मेरे को ये हिंदी में दोबारा नहीं सीखने पड़े. मैं आज हिंदी में इन सब कॉन्सेप्ट्स को
समझा पाती हूँ, इनके बारे में बात कर पाती हूँ, अगर कहीं पे फंस भी जाऊं, राइट, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, मैं वो गूगल ट्रांसलेट निकाल के दे सकती हूँ कि कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। गूगल मुझे बता देगा, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट नहीं, आप अवधारणाओं के बारे में बात कीजिए। तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट्स ट्रांसफरेबल है। अगर आप किसी का स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन दे रहे हैं और फिर उनको एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पेडागोजी दे रहे हैं, they will be able to transfer concepts in that. But for that to happen, you first have to make sure that you're doing a strong conceptual building, which will not happen अगर आप उनको day one से distract कर दें कि भाई इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो और इंग्लिश में सीखो, और अगर इंग्लिश में नहीं सीख पाते हो तो रट लो, लेकिन इंग्लिश सीखो। Right? So that is where the challenges emerge. That is where rote memorization gets pushed. That is why children who come from mother tongue mediums to higher education, they struggle not just because of the language, they struggle because there is not a solid conceptual foundation. राइट, बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ ये, क्योंकि जब हम मदर टंग्स की बात कर रहे हैं तो मदर टंग्स भी हम एज्यूम करते हैं कि एक स्टेट में रह रहे सब बच्चों का मदर टंग उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। उड़ीसा में दिस इज नॉट ट्रू। उड़िया सबका मदर टंग नहीं है। सो the regional government schools are also imposing a language on many people, जो सौरा बोलता है, जो संथाली बोलता है, जो गोंडी में बात करता है, इन सब का मदर टंग नहीं है उड़िया। In fact, I worked with the Saura community. Their language actually is of a Dravidian origin. तो उसका और संस्कृत में कोई, उसका और उड़िया में कोई बहुत सिमिलैरिटी और वर्ड्स भी नहीं होगा। So this is where the problem is, emerging. And higher education में then what happens is, or what happens in case of research is, a paper that I had shared, Sharmila Rege's paper on Tritiya Ratna, it brings out that language also has an epistemic value. See, language is related to culture. हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका एक सिनोनिम दूसरे लैंग्वेज में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस कल्चर में वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए शब्द सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। सो व्हेन द डिफरेंट लैंग्वेजेस are not translatable into each other all the time, language and culture have a mutually constitutive relationship. Language and thought have a mutually constitutive relationship. And when I say mutually constitutive, इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं वो आपके लैंग्वेज पे इफेक्ट करता है, और आपका लैंग्वेज आपके थॉट को भी शेप करता है, राइट। तो अगर किसी, मान लीजिए किसी शब्दावली में, किसी भी कम्युनिटी के पूरे वोकैबुलरी में इनजस्टिस शब्द का कोई पैरेलल नहीं है, राइट, तो आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन योर लैंग्वेज अफेक्ट्स योर थॉट. We all have been conditioned by our language. The fact that language has a gender binary, the fact that language so far is unable to capture gender spectrum, right, shows that language has been influenced by a patriarchal society. And so, the society, the culture informs language, and language also informs our thinking. It informs our thinking क्योंकि मुझे सिर्फ 2 pronouns आते हैं, इसीलिए when I began to understand gender spectrum, when I realized that everybody does not identify with he and she, it took me time to be able to think of alternatives for that. क्योंकि जिस तरीके से एक पेट्रियार्की के कल्चर ने लैंग्वेज को शेप किया था कि लैंग्वेज बहुत सारे बाइनरी जेंडर्स में एग्जिस्ट करते हैं, हम जो उन बाइनरी लैंग्वेजेस को सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं कि वो एक जेंडर बाइनरी में है. So then when anybody disrupts that binary, right, challenges that binary, we have difficulty in accepting that. We take time to get into, how to
how to include that in our world space, right? So that is what we mean by a mutually constitutive relationship between language, culture, and thought. So why I'm saying this is, because हर language में कुछ experiences हैं जो आप, हर culture में कुछ ऐसे experiences हैं जो आप उस culture के language में best express कर पाएंगे. तो अगर आपका सारा research अंग्रेजी में हो रहा है, इसका मतलब बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जा रहे हैं. तो एक तो मतलब लैंग्वेज का चैलेंज जो मैं हायर एजुकेशन में बोल रही थी वो ये है कि अगर आप इंग्लिश इम्पोज कर देते हैं बहुत जल्दी तो कंसेप्चुअल फाउंडेशन वीक होता है, जो हायर एजुकेशन में आपके लिए challenges pose करता है, because in higher education it's difficult to get past only through rote memorization, right? The second challenge is that when all education, all हम assume करते हैं कि ठीक है स्कूल में तो मदर टंग हो सकता है, हायर एजुकेशन में क्यों मदर टंग एजुकेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो अब सब इंग्लिश में करें. जब आप सारा रिसर्च इंग्लिश में करेंगे तो कुछ सवाल है जो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में उनको पूछ पाना मुश्किल हो, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस में उन्हें पूछ पाना मुश्किल हो, right? Because so when you lose languages, if you read works of Tove Skutnap-Kangas, Robert Philipson and other linguists, you'll find that when you lose a language, you also lose knowledge systems in that language, because language is related to culture, it is related to people, their everyday experiences. तो अगर एक लोग एक खास, you'll find कि जो communities शायद फॉरेस्ट के जंगलों के ज्यादा पास रहती है, वो ज्यादा वेराइटीज ऑफ ग्रीन आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ग्रीनलैंड में शायद स्नो के डिफरेंट टाइप्स के लिए 20 से ज्यादा नाम एग्जिस्ट करते हैं. फॉर अस इट्स जस्ट स्नो एंड वाटर, right? Snow, ice, water is all that probably we are able to engage with, right? So that means so communities who have certain experiences, various social so communities which are shaped by a certain socio-historical process, are in a certain geographical region, their language will evolve to develop words for experiences that have happened, right? Languages static नहीं होती हैं, languages change होती हैं, words घुसते हैं और words बाहर भी निकलते हैं. इनजस्टिस वर्ड हमेशा से पहले शब्द नहीं आया होगा, इनजस्टिस का एक्सपीरियंस हुआ होगा तो फिर कहीं से वो शब्द आया होगा. The word, there is this beautiful movie Great Debaters, which also उसमें lynching का origin के बारे में बात किया गया है. The term lynching did not come before the actual incident of lynching, right? So when certain historical events happened, certain experiences made certain words enter our vocabulary, and it also pushed out certain words. So we know कि कौन से शब्द politically correct है, इनको हम नहीं बोलना चाहिए जो हम पहले बोलते थे. हमारा संविधान हमें कुछ शब्द अब बोलने से रोकता है जो पहले बोलना बहुत आम था, right? So as we evolve, culture impacts our thinking, and as we have experiences, we also resist. We resist in our languages. We resist through changes in languages by introducing new vocabulary and by expunging words which are discriminatory, which are prejudiced, which are unequal. So जब language आप हमारे culture, हमारी जिंदगी से इतना प्रभावित है, तो हम खुद ही सोच सकते हैं ना कि आप ऐसे भाषा में रिसर्च कैसे करेंगे उन मुद्दों पे जिनको व्यक्त करने के लिए उस भाषा में शब्द नहीं है. अगर मैं एक रिसर्च करना चाहती हूँ complications of family systems in India, or how they are, English does not have words other than maternal uncle and paternal uncle. How do I explain the difference between chachi and taiji? Both are paternal aunts, but they are not my father's sister. Father's sister is bua. They both are my father's brother's wife, but there is a distinction between chachi and taiji. One is elder brother's wife, one is younger brother's wife. So how do I do a research to examine this kind of a network in English?
So when imposing of English is impacting knowledge access, because then you're forcing some to rote memorize, whereas others who are, who have the privilege to learn in their home language are better able to engage with concepts. And through this imposition of language in higher education, we are also excluding certain experiences from being articulated. And this is not just imposition of language, even the standardizations of languages, what we call as academic language, all of these have played a role in, what kind of research questions will be asked, whose knowledge will get validated, whose English we will speak. And and these are important questions. So it is important to imagine higher education, एक तो ये है कि हमको हायर एजुकेशन में इंग्लिश सपोर्ट के बारे में एक्टिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्कूलिंग का लैंग्वेज पेडागोजी की मैंने आपको बात की कि स्कूल में जो मदर टंग मीडियम स्कूल्स हैं वहां पे ज्यादा तक इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी बहुत वीक है. तो हायर एजुकेशन को ये समझना पड़ेगा कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम इंडिया का खासकर अनइक्वल है, और वो सोशियो कल्चरल कैपिटल को सिर्फ इसलिए रिप्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो सबसे एक जैसा डिमांड करता है. वो हर वर्ग के लिए अलग अलग स्कूल है हमारे पास. वी हैव अ वेरी अनइक्वल स्कूलिंग सिस्टम, राइट? फ्रॉम अ वेरी एलीट स्कूल दैट follows very innovative alternative pedagogy which makes you conceptually very strong, and within government schools you have a hierarchy of schools, from your government schools in rural India under SSA and your MCD school and a Kendriya Vidyalaya. So children are coming out of very unequal trajectories. Higher education will have to understand that we can't make the same demands of all students. So language support has to be provided. It has to be an institutional responsibility, not leave students to fend for themselves, right? And in supporting language of students, you'll have to think of English support programs. You will have to think of active translation cells. It is very useful. अगर मेरे concepts हिंदी में strong है, मेरे बहुत सारे students ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, लेकिन उनका क्योंकि स्ट्रॉन्ग मदर टंग फाउंडेशन है, उनके कॉन्सेप्ट्स हिंदी में बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अगर उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सपोर्ट मिले, और जब तक वो सपोर्ट मिल रहा है, दे ऑल्सो गेट ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, राइट? दे आर एबल टू मेक मीनिंग मच बेटर. they are able to read the translations, तो उनका conceptual foundation कहीं पे compromise नहीं करता है. They are able to read the English text along with translation, so the meanings gradually become clear, the comfort level with English develops, and there is an active English support program. And for children whose mother tongue, who are coming from say low private English, low fee private English medium schools, जिनका concept ही बहुत मुश्किल है, उनके लिए आपको रेमेडियल ट्यूटोरियल ये सब भी इंस्टीट्यूशनली सोचना पड़ेगा, राइट? सो वन चैलेंज इज दैट फैक्ट कि अभी इंग्लिश मीडियम में ही हमारा हायर एजुकेशन है, तो इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. इसमें चैलेंज को एड्रेस करने के लिए वी विल हैव टू थिंक दैट वी विल हैव टू रियलाइज दैट सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद इंग्लिश and supporting them through translation units, through tutorials, is an institutional responsibility. And these can't just be thought of as afterthoughts. These are essential academic infrastructure. If you don't have them, you're practicing exclusion. And the other is, we also have to question this idea that higher education can only be in English. The moment you do it, you're not only disprivileging some from accessing it, you're also ensuring that some questions will never be asked, that some knowledges will never get a scope to be advanced through academic research. They will remain local knowledge systems only, right? It will only privilege then the already privileged to ask their questions. So we've met friends जब हम यूनिवर्सिटी में थे, जो जब अपने मदर टंग में बात करते थे, उनके क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स होते थे ना, जब आप उनको फोर्स करते थे कि नहीं इंग्लिश में पूछो, तो फिर वो वही सवाल पूछ पाते थे जो वो इंग्लिश में पूछ पाएंगे, और इस प्रोसेस में ना उनका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत रिड्यूस हो जाता था. सो द क्वेश्चन दैट दे कुड हैव आस्क्ड इन देयर मदर टंग, व्हिच वाज वेरी न्यूएंस्ड, got greatly reduced when they had to ask the same question in English.
right? So then the kind of research they could have done and the kind of research they finally do becomes extremely limited, and then we think कि ये students अच्छा research नहीं करते हैं, right? अच्छा research सिर्फ वो करते हैं जो English अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये भी है कि पीएचडी के इंटरव्यूज में कॉन्सेप्ट्स देखने से ज्यादा कई बार हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट लिख पाएगा रिसर्च या नहीं, which becomes another exclusion criteria. So that's where I would perhaps end, and yeah, the questions and the discussions. Thank you, Shubha.